प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्ट के मेजर पोर्शन में से जो इसका फर्स्ट पार्ट था डिक्लेरेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन वो डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है, जो इसके मेजर पोर्शन ऑफ दिस एक्ट में से जो नेक्स्ट पार्ट है राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ गार्डियन, उसको डिस्कस करेंगे। तो जब राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियन की बात होती है तो अगेन यहाँ पर दो मेजर हेडिंग हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इससे मतलब रेलेवेंट प्रोविजन को देखना है और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी राइट एंड लायबिलिटीज़ को डिस्कस करना है। तो रेलेवेंट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये जो स्क्रीन पर सेक्शन शो हो रहे हैं ये तमाम सेक्शन इस एक हेडिंग में यानी राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियन वाले पोर्शन में ये तमाम सेक्शन कवर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं राइट एंड लायबिलिटीज़ की तरफ। तो जब राइट एंड लायबिलिटीज़ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं राइट एंड लायबिलिटीज़ के हवाले से। आर से मुराद यहाँ पर राइट है और एल से मुराद यहाँ पर लायबिलिटीज़ है। तो दो सिनेरियो में सबसे पहले हम लोगों ने देखना है जो गार्डियन अगर जो है गार्डियन वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए अपॉइंट हो रहा है तो उसकी राइट एंड लायबिलिटीज़। दूसरा ये सिनेरियो है कि जब वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट हो रहा है तो उस गार्डियन की क्या राइट एंड लायबिलिटीज़ होंगी। अब इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि गार्डियन फॉर पर्सनैलिटी और गार्डियन और प्रॉपर्टी, इन दोनों के हवाले से राइट एंड लायबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी। पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियन फॉर पर्सन ऑफ वार्ड, यानी अगर कोई वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है तो उसकी राइट और लायबिलिटीज़ को पहले डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टी वाले की राइट और लायबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो जब सबसे पहले पर्सनैलिटी वाले की तरफ जब हम जाते हैं तो अगेन वहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं। एक आता है जनरल राइट और लायबिलिटीज़ का, दूसरा आता है स्पेसिफिक राइट एंड लायबिलिटीज़ का। तो लिहाजा वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। जनरल राइट और लायबिलिटीज़ का पहले देख लेते हैं कि जनरल राइट और लायबिलिटीज़ बेसिकली होती क्या है। जनरल राइट और लायबिलिटीज़ बेसिकली ये होता है कि बेशक जो है वो गार्डियन प्रॉपर्टी के लिए हो या फिर वो पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए हो, ये सेम ही होती हैं। मतलब उन दोनों सिचुएशन में उनके पास ये एक ही जैसा राइट होगा और एक ही जैसी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी। तो सबसे पहले जनरल राइट की अगर हम बात करें तो जनरल राइट में जो है वो राइट ऑफ रेमुनेशन है, जो कि सेक्शन 22 के अंदर डिस्कस किया गया है। जब आप सेक्शन 22 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सामने दो सिनेरियो होंगे। नंबर वन सिचुएशन तो ये होगी कि अगर तो गार्डियन ऐसा है जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है तो उसका राइट ऑफ रेमुनेशन तो है, लेकिन इसे सिर्फ उतनी ही रेमुनेशन मिलेगी इसकी पेन और इसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की जितना कोर्ट बेहतर समझेगी कि इसको मिलनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर तो गार्डियन कोई पर्सन अपॉइंट हुआ हुआ है जो कि गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो उसको भी उसकी सर्विसेज के लिए रेमुनेशन मिलेगी, तो लेकिन उसे डायरेक्ट उसके हैंड में नहीं दी जाएगी। उसे जिस गवर्नमेंट का वो मुलाजिम था उस गवर्नमेंट को दी जाएगी प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड की प्रॉपर्टी में से उसकी सर्विसेज के लिए पैसे नहीं उसको नहीं दिए जाएंगे, जिस गवर्नमेंट का वो मुलाजिम था उसको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है उसका अगर आप ख्वाब पर्सनैलिटी के लिए वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए आप गार्डियन हो, आपका जो जनरल राइट है वो राइट ऑफ रेमुनेशन का है। ये बेशक हम पहले पर्सनैलिटी के लिहाज से राइट और लायबिलिटीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको जनरल में ही दोनों का ही कवर कर लेंगे। ओके, कि चाहे प्रॉपर्टी वाले के लिए गार्डियन पॉइंट हो या पर्सनैलिटी के लिए, राइट जनरल राइट और ऑब्लिगेशन दोनों टाइम ही सेम ही होंगे। तो जनरल राइट तो इनका यही है कि इनका राइट ऑफ रेमुनेशन होता है, यानी कि जो भी इनकी सर्विसेज के लिए ये पे सफ़र कर रहे हैं वार्ड की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी टेक केयर के लिए, तो उस तमाम ड्यूटीज़ के लिए इनका एक ही राइट है। जनरल राइट जो है इनका ये कि इनकी सर्विसेज के लिए कुछ पे किया जाए, ना रेमुनेट किया जाए, रेमुनेशन दी जाए, ये इनका जनरल राइट होता है। दूसरी आ जाती है इसकी जनरल ऑब्लिगेशन। जनरल ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो वो इसके ऊपर अगेन एक ही है कि इसको जो है वो वार्ड के साथ इसका फिड्यूशरी रिलेशन होना चाहिए, मतलब इसको ईमानदार होना चाहिए अपने वार्ड के साथ। ये सेक्शन 20 के अंदर डिस्कस किया गया है। अब जब फिड्यूशरी रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है 3 हेडिंग हमने डिस्कस कर ली है, जनरल रूल, स्कोप ऑफ फिड्यूशरी रिलेशन और एक्सेप्शन। जनरल रूल की अगर बात करें तो जनरल रूल में यही है कि वार्ड के ऊपर गार्डियन के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे वार्ड के साथ उसका फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये फिडिश यानी उसका उसके साथ इबादतदार होना चाहिए, लेकिन अब ये इबादतदार का तो बात हो गई कि उसके साथ फिडिशियस रिलेशन होना तो चाहिए, लेकिन ये फिडिशियरी रिलेशन का स्कोप आखिर है क्या, मतलब
किस लिहाज से सवालदार होना चाहिए। तो उस पर स्कोप की अगर हम बात करें तो उस पर यही है कि इसने अपने इस ऑफिस यानी गार्डियन के बेस पे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं कमाला, प्रॉफिट नहीं कमाला अवार्ड से। दूसरा ये कि इसके साथ जितनी भी इसकी ट्रांजेक्शन हो अवार्ड के साथ गार्डियन की, उस पर इसको फिडिशियस प्राइस मालदार रहना चाहिए इसके साथ। और अब इस ट्रांजेक्शन में तकरीबन 4 तरह की ट्रांजेक्शन है जो कि सेक्शन 20 में डिस्कस की गई है। नंबर 1 ये कि अगर वार्ड जो है वो कोई गार्डियन की प्रॉपर्टी परचेज करता है। नंबर 2 ये कि अगर कोई गार्डियन वार्ड की प्रॉपर्टी परचेज करता है। नंबर 3 वो वाली तमाम ट्रांजेक्शन जहाँ पर गार्डियन का इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर वार्ड के ऊपर स्टिल लास्ट है, रिसेंट है, मतलब अभी वो बच्चा ही है वार्ड। और दूसरी ये कि अभी ट्रांजेक्शन वो है कि अभी वार्ड जो है वो तमाम ट्रांजेक्शन जिनके अंदर अभी वार्ड अभी स्टिल ही सीज टू वायलर हुआ है और उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन अगर गार्डियन और वार्ड के दरमियान हुई है। मतलब इन तमाम तरह की ट्रांजेक्शन के अंदर उसके साथ फिडिशियस रिलेशनशिप होना चाहिए गार्डियन का वार्ड के साथ। उसे अपने ऑफिस की बेस पे इसके साथ किसी किस्म का कोई इससे फ़ायदा नहीं लेना चाहिए गार्डियन का वार्ड का। ये इसका फिडिशियरी रिलेशन है, ये इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इसको उसके साथ इमानदार रहना चाहिए। ये तो उसका जनरल रूल था और स्कोप भी आ गया। अब इसकी एक्सेप्शन की तरफ आ जाते हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो कोई गार्डियन ये वाली जो ऑब्लिगेशन है ना कि फिडिशियस होना चाहिए वार्ड के साथ गार्डियन को, ये उस गार्डियन के ऊपर है जो कि बाय कोर्ट ऑर्डर अपॉइंट हुआ हो। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यही है कि अगर कोई गार्डियन बाय विल या अदर इंस्ट्रूमेंट अपॉइंट हुआ हुआ है तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगी ये फिडिशरी होने की, वो उसी विल और इंस्ट्रूमेंट के तहत जिसके तहत वो अपॉइंट हुआ है उसके तहत ही लगेगी, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये आप लोग के पास जब एक गार्डियन जो है वो वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए अपॉइंट हुआ होता है तो उसकी जो जनरल राइट और ऑब्लिगेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं उसकी स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ की तरफ। तो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन की तरफ अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन में जो है वो उसकी सबसे पहली ऑब्लिगेशन होती है कि उसने वार्ड की बेसिक नेसेसिटी का ख्याल रखना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। अब ऐसा क्यों है? सेक्शन 24 में ये बताया गया है कि चूँकि गार्डियन के पास वार्ड की कस्टडी होती है तो इसलिए उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसने टेक केयर करनी है वार्ड की हेल्थ की, एजुकेशन की, स्पोर्ट की और उन तमाम उसकी ज़रूरियात की जो कि उसका जिस कानून का तहत वार्ड सब्जेक्ट है, जिस कानून का वार्ड सब्जेक्ट है वो कानून रिक्वायर करता है कि उसकी ये वाली फैसिलिटी का भी ख्याल रखा जाए। तो उसकी तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होती है गार्डियन के ऊपर। अब ये कानून के लिहाज से अगर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल बच्चा मुसलमान है तो उसकी दीनी तालीम भी उसका हक है। जिस बंदे के पास उसके कस्टडी है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जिसका वो सब्जेक्ट है, मतलब वो मुसलमान है तो उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक उसका कानून भी हक है कि उसको दीनी तालीम भी दी जाए। तो उसकी मजहबी तालीम का इंतज़ाम करना भी उस गार्डियन की ही जिम्मेदारी होगी। तो पहली ऑब्लिगेशन तो उसके ऊपर ये होती है कि उसने उसकी बेसिक नेसेसिटी का ख्याल रखना है। उसे नमाज़ पढ़ना सिखाए अगर तो बहुत ही छोटा है तो ये भी उसकी बेसिक नेसेसिटी ही है। फिर उसके बाद अब आप लोग के पास आ जाता है नॉट रिमूव वार्ड फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ ओके। एक पहली ऑब्लिगेशन तो उसके ऊपर सेक्शन 24 के तहत ये था कि उसने उसकी बेसिक नेसेसिटी का ख्याल रखना है। दूसरी ऑब्लिगेशन ये है कि उसने जिस कोर्ट ने उसे अपॉइंट किया होता है ना उसका गार्डियन, उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से उसने उसे नहीं लेकर जाना। इससे रेलेवेंट सेक्शन 26 एंड 44 है। इसके अंदर अगेन 3 चीज़ें जनरल रूल, पेनल्टी और एक्सेप्शन हमने डिस्कस करनी है। जनरल रूल यही है कि जिस कोर्ट ने उसे गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है उस गार्डियन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उसने उस वार्ड को उस कोर्ट की इजाज़त के बगैर उसको कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेकर जाना। और अगर वो ऐसा करता है तो इस सिचुएशन में उसको सज़ा जो है वो जुर्माने की सूरत में 1000 रुपये हो सकती है, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं होगी। और कैद उसे 6 माह की हो सकती है जो कि 6 माह से ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर वो कोर्ट से इजाज़त ले ले तो कोर्ट की इजाज़त के साथ वो लेकर जा सकता है उसे बाहर कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से गार्डियन। दूसरा ये कि अगर वो गार्डियन जो है वो विल या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ होगा तब उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि वो लेकर नहीं जा सकता। और दूसरा और एक ये है कि ये अगर कलेक्टर होगा गार्डियन जो है तो भी उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन ही होगी कि वो कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेकर जा सकता वार्ड को। और कलेक्टर के मामले में इसलिए ये वाली चीज़ लिखी हुई है क्योंकि कलेक्टर जब गार्डियन होता है ना तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उसका तमाम उसकी जो जितनी भी उसके ऊपर कंट्रोल है ना कलेक्टर के ऊपर गार्डियनशिप के हवाले से वो सारा कंट्रोल ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो इसलिए यहाँ सर एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि अगर कलेक्टर भी गार्डियन होगा तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन 26 वाली ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बगैर कोर्ट कि वो जो है वो गार्डियन कि वो वार्ड को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेकर जा सकता। ये कलेक्टर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये इसकी एक्सेप्शन है कि जो 3 सिचुएशन है जहाँ पर आपके ऊपर सेक्शन 26 की ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये 2 ऑब्लिगेशन आप लोगों ने डिस्कस कर ली जब आप
एक गार्डियन जो है वो वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए पॉइंट हुआ होता है, तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन दो होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक राइट। स्पेसिफिक राइट इसका ये है कि इसका राइट होता है कि उसे वार्ड की कस्टडी हैंड ओवर की जाए, डिलीवर की जाए। इससे रेलिवेंट सेक्शन है सेक्शन 25 और 45। अगेन इसके अंदर ये तीन चीज़ें जनरल रूल डिस्कस करना है, और अगर इस राइट की आपकी वायलेशन हो तो उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी है वो, और अगर आपका जो कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है कि आपको कस्टडी हैंड ओवर की जाए, इसकी कोई फॉलो नहीं करता तो उसमें क्या पेनल्टी है। इसमें ये तीन हेडिंग है, चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जनरल रूल यही है, जनरल रूल सेक्शन 25 के अंदर यही डिस्कस किया हुआ है कि अगर तो गार्डियन के पास कस्टडी है वार्ड की, और अगर तो कोई पर्सन उसे ले जाता है वार्ड की गार्डियन की कस्टडी से, या फिर वो खुद छोड़कर चला जाता है वार्ड गार्डियन की कस्टडी से खुद चला जाता है, तो अव्वल तो अगर वो किसी और के साथ रहना शुरू भी कर देता है, वार्ड अपने गार्डियन की कस्टडी से निकल कर जैसे कोई ले जाता है, तो गार्डियन की गार्डियनशिप टर्मिनेट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसके पास ये राइट ज़रूर होता है कि वो कह सकता है कि मुझे ये जो कि मेरे पास था वार्ड, मेरे पास इसकी कस्टडी थी, तो मुझे ये दोबारा हैंड ओवर किया जाए। लेकिन ये राइट जो है वो लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि सब्जेक्ट टू वेलफेयर ऑफ द माइनर पे एक्सरसाइज होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले जब आपके पास उसकी कस्टडी थी तब उसके अब वेलफेयर बच्चे का आपके पास ही था। लेकिन हो सकता है अब आप सेक्शन 25 की दरख्वास्त दो कि मेरे पास था, मुझे दोबारा इसे हैंड ओवर किया जाए। कोर्ट देखे कि पहले तो आपके पास उसकी वेलफेयर ठीक थी, कि आपके पास अगर रहता तो उसकी वेलफेयर के लिए ठीक था, लेकिन अब आपको हैंड ओवर करना उस बच्चे के बेनिफिट के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट आपके पास बेशक पहले कस्टडी थी, आपको वो हैंड ओवर नहीं भी कर सकती। तो आपके पास राइट तो है, बट ये राइट विद लिमिटेशन है। और अगर आप ये राइट एक्सरसाइज करते हो कि अगर कोई आपसे कस्टडी ले जाता है इस बच्चे की और उसकी कस्टडी आपके पास थी, तो कोर्ट को अगर लगता है कि फॉर द वेलफेयर माइनर्स को रिटर्न करना चाहिए, तो कोर्ट आपको रिटर्न कर सकती है। इसको करने के लिए वो आपको अरेस्ट करके देगी, वार्ड बच्चे को गिरफ्तार भी कर सकती है, और सेक्शन 100 ऑफ CRPC के तहत जो पावर थी अरेस्ट करने के हवाले से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, सेम वही पावर एक्सरसाइज कर सकती है। और अगर जो है वो कोर्ट ने जिसके पास बच्चा चला गया है वो वही आपसे ले गया है, और आपका राइट है और वेलफेयर ऑफ द माइनर भी है कि इसको वापस आपके पास हैंड ओवर किया जाए, और कोई वापस नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वापस किया जाए, तो अगर वो नहीं करता तो इस सिचुएशन में पेनल्टी जो है उस ऑर्डर को ना फॉलो करने की वो ये है कि 100 रुपये जुर्माना हो सकता है, मगर 500 से ज़्यादा नहीं होगा, और फ़ी रोज़ के हिसाब से 10 रुपये का इजाफा होता जाएगा जब तक ये नॉन कंप्लायंस बढ़ती जाएगी। कैद की सिचुएशन में आपको सिविल जेल में डाला जा सकता है जो इस ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करता है, और तभी आपको रिहाई मिलेगी जब आप बयान हल्फी जमा करवा देते हो कि ठीक है मैं रिटर्न कर दूंगा वार्ड। लेकिन अगर आप अपने बयान हल्फी को भी पूरा नहीं रखते, यानी रिटर्न नहीं करते, तो इस सिचुएशन में आपको दोबारा पकड़ के दोबारा जेल में डाला जा सकता है। तो ये तो था कि जब अगर एक कोई गार्डियन जो है वो वार्ड की पर्सनैलिटी हवाले से पॉइंट हुआ है, उस हवाले से उसकी तो ये था कि जब एक गार्डियन अपॉइंट होता है फॉर द वार्ड पर्सनैलिटी, उस हवाले से हम लोगों ने कहा कि उसकी क्या राइट एंड लाइबिलिटीज़ हैं। जब हम राइट एंड लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करने गए तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पर भी फर्दर क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में होगी, यानी स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ और जनरल राइट और लाइबिलिटीज़। जनरल राइट और लाइबिलिटीज़ एक ही थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ की बात की तो स्पेसिफिक राइट सिचुएशन उसके पास एक ही था और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन उसके ऊपर दो थी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पे कि जब एक गार्डियन अपॉइंट होता है फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, तो इस सिचुएशन में उसकी क्या राइट एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगेन यहाँ पर भी दो सिनेरियो हैं, जनरल राइट और लाइबिलिटीज़ का, स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ का। जनरल राइट और लाइबिलिटीज़ वही सेम जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी जब गार्डियन जो है वो वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए पॉइंट हुआ था, जो उस टाइम उधर जनरल राइट और ऑब्लिगेशन थी, वही सेम यहाँ पर भी हैं जब वो प्रॉपर्टी के हवाले से होता है, क्योंकि जनरल तभी था क्योंकि वो सेम ही थी दोनों सिचुएशन में। और स्पेसिफिक राइट एंड लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ की तरफ, कि जब एक पर्सन अब एक बंदा जो है वो बतौर गार्डियन अपॉइंट हुआ है फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, तो उस टाइम उसके पास क्या स्पेसिफिक राइट और लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक राइट की तरफ चले जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो इधर टोटल 7 ऑब्लिगेशन है इस कैटेगरी के अंदर, गार्डियन के अंदर। सबसे पहली ऑब्लिगेशन उसके ऊपर ये होती है कि उसने वार्ड की प्रॉपर्टी की देखभाल करनी होती। तो
नंबर 1 सेक्शन 27 के तहत इसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि इसने गार्डियन ने प्रॉपर्टी जो वार्ड की जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जो कोई एक ऑर्डिनरी प्रेसिडेंस का आदमी अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, वैसे ही इसने उसकी देखभाल करनी होती है। इसके अलावा गार्डियन के ऊपर ऑब्लिगेशन होते ही है कि उसने जो है वो तमाम एक्ट्स जो भी इसको बेहतर लगते हैं, इसके ज़रूरी हैं, वार्ड की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, बेनिफिट के लिए, रियलाइजेशन के लिए करने ज़रूरी हैं, वो भी ये काम कर सकता है गार्डियन। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट